अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे आर्टीरियल ब्लड गैसेस की। तो हम किस तरह आर्टीरियल ब्लड गैसेस को मेजर करते हैं उसका मैं बहुत आसान से तरीका बता दूंगा। वो मेजर करने के बाद मैं इस वीडियो के कहते हैं एंड में हम इस वीडियो में हम 5 केसेस भी करेंगे। मैं लिंक भेज दूँगा जहाँ से मैंने केसेस दिए, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होगा। टोटल 20 केसेस हैं, हम 20 में से 5 केसेस करेंगे ताकि हमको ABGs लेना आ जाए। ABGs का याद रखना है कि हमने उनकी वैल्यू की लिमिट्स याद नहीं रखनी। आर्टीरियल ब्लड गैसेस में बेसिकली पीएच का पता होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यू इस 7.4, अगर 7.4 से ज़्यादा हुआ यानी 7.41 भी अगर हुआ तो वो एल्कलोसिस कंसिडर किया जाएगा, और अगर 7.4 से कम हुआ, अगर 7.39 भी हुआ तो वो एसिडोसिस कंसिडर किया जाएगा। बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू इस 24, अगर 24 से ज़्यादा होगी, 25 होगी, तो उसका भी ये मतलब है कि वो एल्कलोसिस की तरफ जा रहे हैं पेशेंट। एंड अगर 24 से कम होगी, 23, 22 होगी, तो ज़्यादातर यही डिटरमिन करता है कि पेशेंट जो है एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। अगर हम CO2 की बात करें, CO2 में थोड़ा उल्टा हो जाता है। नॉर्मल वैल्यू इस 40, अगर तो 40 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, मतलब 60s में या 41, 42 आ रही, तो यूजली ये डिपेंड करता है कि पेशेंट एसिडोसिस स्टेट में। और अगर 40 से कम वैल्यू है 39, 38 में, तो यूजली ये डिपेंड करता है, नॉट ऑलवेज पर यूजुअली ये डिपेंड करता है कि पेशेंट माइट बी इन स्टेट ऑफ एल्कलोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, हम स्पेसिफिक नहीं लेते एसिडोसिस एल्कलोसिस को चेक करने के लिए। जो हम स्पेसिफिक लेते हैं वो हम पीएच ही लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने चेक करनी होगी रिपोर्ट में वो ये चेक करनी होगी वेदर पीएच 7.4 से ज़्यादा है या कम है। अगर तो हमको पीएच 7.4 से ज़्यादा मिल गया, वट एवर द वैल्यू ऑफ CO2 एंड बाइकार्बोनेट, अगर पीएच 7.4 से ज़्यादा मिल गया तो बस समझ जाना है कि ये जो केस है ये प्राइमरीली एल्कलोसिस का केस है। एंड अगर हमको 7.4 से कम का पीएच मिल गया तो समझ जाने कि जो केस है वो है एसिडोसिस का केस। अब हम निकालते हैं कैसे कि वेदर वो मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है, एसिडोसिस और एल्कलोसिस। उसके लिए ये फार्मूला, ये चीज़ सही से पता होना चाहिए। हम पीएच को PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करते हैं। अगर तो दोनों की वैल्यूज़, मतलब दोनों पीएच भी इंक्रीज़ कर रहा है और PCO2 भी इंक्रीज़ कर रहा है, या अगर पीएच भी डिक्रीज़ कर रहा है और PCO2 भी डिक्रीज़ कर रहा है, तो दोनों स्टेट में क्या होगा, जो एसिडोसिस एल्कलोसिस आ रहा होगा दोनों स्टेट में क्या होगा, वो मेटाबॉलिक होगा। सिमिलरली अगर ऐसा हो कि एक इन दोनों में से कोई वाइस वर्सा हो रहा है, एक वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है और एक डिक्रीज़ कर रही है, फॉर एग्जांपल वेदर पीएच इंक्रीज़ कर रहा है और PCO2 डिक्रीज़ कर रहा है, या वेदर पीएच डिक्रीज़ कर रहा है एंड PCO2 इंक्रीज़ कर रहा है, तो उस स्टेट में क्या होगा, उस स्टेट में जो भी एसिडोसिस एल्कलोसिस होगा वो होगा रेस्पिरेटरी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे रिपोर्ट में कि पीएच क्या है। पीएच 7.4 से ज़्यादा हुआ तो एल्कलोसिस है, 4 से कम हुआ तो एसिडोसिस है। फिर हम चेक करेंगे कि वो मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। अब लेट्स सपोज पीएच अगर ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा क्या मतलब है, एल्कलोसिस हो गया। पीएच ज़्यादा होने के साथ PCO2 भी ज़्यादा है, यानी कि वो 40 से ज़्यादा है, तो ये वाला जो एल्कलोसिस होगा, ये वाला एल्कलोसिस होगा हमारा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि बोथ पीएच भी इंक्रीज़ कर रहा है एंड PCO2 भी इंक्रीज़ कर रहा है। अब अगर पीएच बढ़ा हुआ हो, एल्कलोसिस हो गया, लेकिन PCO2 कम हो, 40 से कम हो, तो वो वाला जो हमारे पास एल्कलोसिस होगा वो हो जाएगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये मैंने थोड़ा सा गलत सी शक्ल कहते हैं बना दी, लेकिन ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इस तरह याद रख लेनी कि अगर पीएच बढ़ा हुआ है एंड PCO2 भी बढ़ा हुआ है तो जो एल्कलोसिस आ रहा है वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आ रहा है। अगर पीएच बढ़ा हुआ है और PCO2 कम आ रहा है तो जो हमारे पास एल्कलोसिस आ रहा है वो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस आ रहा है। सिमिलरली अगर पीएच कम हुआ है और PCO2 भी कम हो रहा है तो जो एसिडोसिस मिल रहा है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिल रहा है। लेकिन अगर तो ऐसा है कि पीएच कम मिल रहा है और PCO2 बढ़ रहा है तो हमको जो एसिडोसिस मिल रहा है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिल रहा है। तो ये चीज़ सबसे पहले हम चेक करते हैं। उसके बाद हमने चेक करनी होती है कंपनसेशन। कंपनसेशन इस के क्या कहते हैं, वी डिटेक्ट कंपनसेशन के कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कंपनसेशन हुई। उसका फॉर्मूला होता है, दिस इज नोन एज विंटर्स फार्मूला, ये याद रख लेना है। फार्मूला इस जो भी बाइकार्बोनेट की वैल्यू होगी उसमें हम 1.5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 8 का सम कर देंगे एंड उसमें हम +-2 की वेरिएशन लेते हैं कि वेदर कंपनसेशन हो रही है या नहीं हो रही। ये मैं आगे और उससे समझा दूंगा फर्दर के कहते हैं, अभी जो हम वो करेंगे केसेस उसमें और समझ आ जाएगी। एक मैं वैसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि जो बाइकार्बोनेट की वैल्यू है वो 20 है, तो अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू 20 है उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में 20 × 1.5 दैट इज़ 30, 30 + 8 38, 38 +-2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू होनी चाहिए वो 36 से 40 के दरमियान होनी चाहिए जब बाइकार्बोनेट की वैल्यू 20 हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीएच। और उससे हम डिटरमिन करेंगे कि कंपनसेशन हुई भी है या नहीं हुई भी। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 36 से 40 के अंदर ही लाई कर रही है तो कंपनसेटेड वो है आपका ABG है।
अगर ऐसा हो रहा है कि जो कंपनसेशन है वो ज़्यादा आ रही है, इसी एग्जांपल को हम अभी लेके चलते हैं कि लेट सपोज 20 बाइकार्बोनेट है और कार्बन डाइऑक्साइड 36 से 40 के दरमियान आना चाहिए था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ गया 60। तो अगर कंपनसेशन ज़्यादा हो रही है दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लेना है। अगर हमारे पास ज़्यादा कंपनसेशन मिल रही है तो उसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अगर ये हो सिमिलर एग्जांपल के 20 इंटू 1.5 प्लस 8 प्लस माइनस 2 यानी 38 प्लस माइनस 2 36 से 40 के दरमियान CO2 को होना चाहिए। अगर CO2 36 से कम आ रहा है, 30 आ रहा है, तो कंपनसेशन नहीं हुई हुई, कंपनसेशन डिक्रीज हुई हुई, इसका मतलब है कि वो केस बन जाएगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का। ये चीज़ याद रख लेनी है। एक और चीज़ हमको पता होनी चाहिए, वो ये पता होनी चाहिए कि जब कंपनसेशन ज़्यादा होती है, जिसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी कंसिडर करते हैं, व्हेनेवर देयर इज ओवर कंपनसेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू डबल डिसऑर्डर। डबल डिसऑर्डर का ये मतलब है कि एक दो ही तरह के डिसऑर्डर होते हैं, या रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक, इसमें दोनों मिलेंगे। जब ओवर कॉम्पनसेशन हो रही है तो ओवर कॉम्पनसेशन में हमें पता है कि हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की स्टेट में ही ओवर कॉम्पनसेशन हो रही है, ज़्यादा कॉम्पनसेशन हो रही है। अब ओवर कॉम्पनसेशन में हमको डबल डिसऑर्डर मिलता है, इसका ये मतलब है कि हमको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मिल रहा होगा। दिस इज़ योर डबल डिसऑर्डर। ये अभी मैं आगे केसेस में सही से समझा दूंगा, ये चीज़ पता होनी चाहिए सही से। ये 4 चीज़ें हैं, इनको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं एनाइन गैप की वैल्यू पे। नॉर्मल एनाइन गैप इज़ 12 या 12 प्लस माइनस 2 मतलब 10 to 14 के दरमियान नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, लेकिन नॉर्मली 12 की वैल्यू लेते हैं। एनाइन गैप होता क्या है? एनाइन गैप इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ कैटाइंस एंड एनायंस। सोडियम और पोटेशियम की जो भी वैल्यूज़ दी हुई होगी उनका सम सब्ट्रैक्टेड बाय द सम ऑफ क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन की जो भी वैल्यू दी हुई हो। जो एनाइन गैप आएगा, अगर तो वो एनाइन गैप कम आएगा तो उसका मतलब लो एनाइन गैप है। अगर एनाइन गैप 14 से ज़्यादा आएगा तो हाई एनाइन गैप है, लेकिन हम ज़्यादातर अगर 20 से ज़्यादा आए ना तो हम उसको कंसिडर करते हैं हाई एनाइन गैप। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि व्हेनेवर देयर इज़ हाई एनाइन गैप में हमें हमेशा डेल्टा रेशियो चेक करनी होती है। अगर हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाई एनाइन गैप मिल रहा हो तो हमको डेल्टा रेशियो चेक करनी होगी। इस पॉइंट को भी ग्रास्प कर लेना है कि जब हमको हाई एनाइन गैप मिल रहा होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ, या अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ ना भी मिल रहा हो, मेन चीज़ ये है कि अगर जब भी हमको हाई एनाइन गैप यानी मोर देन 20 का एनाइन गैप मिलेगा तो हमने डेल्टा रेशियो चेक करनी है ना। व्हाट इज़ डेल्टा रेशियो? डेल्टा रेशियो इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ योर एनाइन गैप डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। केसेस हम करेंगे समझ आ जाएगी कि एनाइन गैप ये होता है कि डेल्टा रेशियो ये होती है कि जो एनाइन गैप जितना भी उस रिपोर्ट में आ रहा है उसको हम नॉर्मल से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि 12 है, एंड जितना भी उस रिपोर्ट में जो बाइकार्बोनेट आया उसको हम 24 से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि नॉर्मल बाइकार्बोनेट की वैल्यू होती है। ये डेल्टा रेशियो होती है। अगर तो डेल्टा रेशियो का आंसर जो आया है वो लेस देन 0.8 आए तो इसका ये मतलब है कि पेशेंट को हाई एनाइन गैप या नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगर वैल्यू लेस देन 0.8 आई है डेल्टा रेशियो की, अगर डेल्टा रेशियो की वैल्यू 0.8 से 2 के दरमियान आई है, इसका ये मतलब है कि पेशेंट को हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। मेन जो स्टेट है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की स्टेट में। एंड अगर वैल्यू 2 से ज़्यादा आ रही है डेल्टा रेशियो की तो ये याद रखना है कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ साथ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी है। ये जो है इसकी मैं तस्वीर साथ आगे लगाता रहूँगा, अब आपको समझ आ जाएगी जब हम केसेस करेंगे। एक ही रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ये नॉर्मल वैल्यूज याद रखनी है, चेक करना है कि C1.4 से बड़ा हुआ है या कम है। बड़ा हुआ होगा एल्कलोसिस हो गई, कम होगा एसिडोसिस हो गई। pH बढ़ा हुआ है, PCO2 भी साथ बढ़ा हुआ है तो जो एल्कलोसिस है वो मेटाबॉलिक टाइप का है, या pH कम हुआ है और PCO2 भी साथ कम हुआ है तो जो एसिडोसिस है वो मेटाबॉलिक टाइप का है। pH बढ़ा हुआ है लेकिन PCO2 कम हुआ है तो जो एल्कलोसिस है वो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। सिमिलरली अगर pH कम हुआ है और PCO2 बढ़ा हुआ है तो जो हमारे पास वो है क्या कहते हैं एसिडोसिस है, वो अगेन रेस्पिरेटरी है। कंपनसेशन चेक करनी होगी, बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू दी हुई होगी उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 8 ऐड करना होगा। प्लस माइनस 2 की वेरिएशंस आती हैं, वो हम उतनी कंपनसेटेड वैल्यू होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर तो ज़्यादा कंपनसेशन होगी तो उसका मतलब पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। एंड ये भी मतलब है कि उसको डबल डिसऑर्डर है, मतलब उसको रेस्पिरेटरी के साथ है मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर है, या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। कंपनसेशन कम हुई है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है। नॉर्मल एनाइन गैप इज़ 12। एनाइन गैप का फॉर्मूला इस कैटाइंस सम ऑफ कैटाइंस माइनस सम ऑफ एनाइंस। अगर तो हाई एनाइन गैप मिले यानी मोर देन 20 एनाइन गैप मिले देन चेक फॉर डेल्टा रेशियो। डेल्टा रेशियो इज बेसिकली अ रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ एनाइन गैप फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। अगर डेल्टा रेशियो लेस देन 0.8 आ रही है
तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। 0.8 टू 2 के दरमियान आ रही है तो भी वही मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा आ रही है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। नाउ वी विल गो ऑन टू द केसेस। गाइस मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 20 केसेस है, मैं इसमें से 5 कराऊंगा। इस तरह की हमारे पास ABGs की रिपोर्ट आएंगी, हमने डिटेक्ट करना होगा। इसमें जो ये रेड वाले पॉइंट्स दिए हुए एक्सप्लेनेशन के, इन पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो ब्लू वाला पॉइंट दिया हुआ है जो कि आंसर है, आंसर पे हमने बेसिकली करना है, आंसर हमने चेक करना है, आंसर पे ही हमने फोकस रखना है। तो अब मैं साथ साथ करवाता रहता हूँ जो हमने अभी सारी चीज़ पढ़ी है पिछले 10 मिनट में। होता क्या है, अब हम ये वाली रिपोर्ट देखते हैं। इसमें pH 7.28 यानी 7.4 से कम है। इसका मतलब ये आ गया, क्या हो गया, ये एसिडोसिस। PCO2 के साथ कंपेयर करने, PCO2 40 से कम है, नॉर्मल लिमिट से कम है, 29.7 है, या वी विल कंसिडर इट कि हम अपनी ईज के लिए कह लेते हैं कि 30 है। 40 से कम है, इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो एसिडोसिस है ये है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हमने चेक करनी है कि कंपनसेशन हो रही है या नहीं। बाइकार्बोनेट 15.4 दिया हुआ है, बाइकार्बोनेट उसका कंपनसेशन का वो फार्मूला था, हम 15 कंसिडर करते हैं। 15 इंटू 1.5 दैट इज़ योर अराउंड 22.5 प्लस 8 28.5, मतलब कंपनसेशन आ रही है, कंपनसेशन आ रही है। तो ये वाला क्या क्या हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ विद क्या कहते हैं, कंपनसेशन। वो तो नीचे उन्होंने रेस्पिरेटरी कंपनसेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि विद कंपनसेशन हो रही है। अब एनाइन गैप इन्होंने नीचे ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है 30 है। एनाइन गैप का फॉर्मूला क्या था, जो फार्मूला था उसके लिहाज से अगर हम करें तो 138 प्लस 4.6 विच इज़ 142.6 माइनस 97 प्लस 15.4 विच इज़ योर क्या कहते हैं 112.4। तो जब हम ये करेंगे 142.6 माइनस 112.4 तो जो आंसर आता है वो अराउंड 30.2 आता है, जो कि उन्होंने 30 कंसिडर किया हुआ है। तो एनाइन गैप 30 है। अब यहाँ पे एनाइन गैप हाई है तो हम एक तरफ से डेल्टा रेशियो निकाल लेंगे टू चेक कि वेदर यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसके साथ मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस का कंपोनेंट तो नहीं है। तो उसका डेल्टा रेशियो का फॉर्मूला क्या है कि अब यहाँ पे एनाइन गैप 30 है, तो 30 माइनस योर नॉर्मल वैल्यू विच इज़ 12, 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाय जो बाइकार्बोनेट की नॉर्मल थी 24 माइनस 15 विच इज़, इसको अगर हम करें कि 30 माइनस 12 ओवर 24 माइनस 15, तो जो आंसर आता है हमारा वो 2 ही आता है, 2 से ज़्यादा नहीं आ रहा। तो उसका यही मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो इस तरह हमने करना होगा। अब हम आते हैं दूसरे केस पे। नाउ दिस इज़ आवर सेकंड केस। सेकंड केस की अगर हम बात करें, अगेन pH कम है, एसिडोसिस है, कार्बोनेट यहाँ बढ़ा हुआ है, 40 से बढ़ा हुआ है, pH कम है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हो गया हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। कंपनसेशन चेक की, बाइकार्बोनेट है 8.6, वी विल कंसिडर एट 9। तो 9 को हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने उसमें 8 ऐड कर दिया, तो जो आंसर आता है वो 21.5 आता है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 47.9 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ओवर कंपनसेशन हो रही है। ओवर कंपनसेशन में मैंने क्या कहा था कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या डबल डिसऑर्डर होगा, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में से कोई एक होगा। अब यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा क्योंकि हम बाइकार्बोनेट देख सकते हैं कि बाइकार्बोनेट की वैल्यू बहुत लो है, 8 है। मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि हम बाइकार्बोनेट को भी कंसिडर करते हैं। अगर बाइकार्बोनेट 24 से ज़्यादा होगा तो एल्कलोसिस की तरफ जा रहा होगा, अगर 24 से कम होगा तो एसिडोसिस की तरफ जा रहा होगा। यहाँ पे बाइकार्बोनेट इतना कम है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इतना ज़्यादा है, तो यही इंडिकेट कर रहे हैं। और आंसर भी इसका हम देख सकते हैं, डबल डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है इस केस में। 24 की उन्होंने एनाइन गैप दिया हुआ, इसमें भी हम डेल्टा रेशियो वैसे निकाल लेते हैं कि वही 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाई योर 12 माइनस 8, जो कि बेसिकली 12 नहीं 24 माइनस 8 कार्बन, अगर हम बाइकार्बोनेट को देखें 24 माइनस 8 जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, इसका अगर हम निकालें तो 0.75 आती है, उन्होंने 0.7 निकाली हुई है। तो इसका यही मतलब है कि इसमें हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही है डेल्टा रेशियो से जो हमको पता चल रहा है। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमने देख लिया क्योंकि कंपनसेशन जो है वो क्या कहते हैं, तो वो ओवर हो रही है। और हम वी कैन ऑल्सो सी कि PCO2 बढ़ा हुआ है एंड pH कम हुआ है। नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट केस। मैं सिर्फ 5 कराऊंगा, इसमें से पूरे 20 आप खुद कर सकते हैं। अगेन pH इज़ लो, तो एसिडोसिस, PCO2 बहुत हाई हुआ है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। यहाँ पे अब हमने कंपनसेशन चेक की, एज यू कैन सी बाइकार्बोनेट इज़ 32 यहाँ पे,
कंपनसेशन अगर हम वही करें कि 32 को हम मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से, उसके बाद हम उसमें 8 ऐड कर दें तो 56 बनता है। 83 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अगेन ओवर कंपनसेशन है। और वैसे भी PCO2 बढ़ा हुआ है, पीएच कम है, तो है ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही, डबल डिसऑर्डर होगा। अब यहाँ पे यू कैन से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि क्रॉनिक स्टेट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी सही है, लेकिन एक्यूटली हम इस रिपोर्ट के लिहाज से क्या कहेंगे कि एक्यूट स्टेट में जो डबल डिसऑर्डर होगा वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। अब यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मैंने क्यों कहा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इसलिए का क्योंकि वी कैन सी द वैल्यू बाइकार्बोनेट 24 से बड़ी हुई है, 32.7 हुई है, इसलिए ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा एक्यूट केस में। क्रॉनिक केस में ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है, होगा ये लेकिन डबल डिसऑर्डर ही, क्योंकि इसमें ओवर कंपनसेशन हो रही है। अगर हम इस केस की बात करें, अगेन पीएच इज़ लो एंड PCO2 इज़ ऑल्सो लो, दोनों लो हैं, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस बन गया। अब हमने चेक की कॉम्पनसेशन। अब नाउ वी कैन सी ओवर हेयर कि 14 है एक्चुअल वैल्यू बाइकार्बोनेट की। 14 को 1.5 से जब मल्टीप्लाई हमने किया और उसमें जब हमने 8 ऐड किया तो आंसर क्या आता है 29। यहाँ पे अंडर कंपनसेशन हो रही है। अंडर कंपनसेशन में क्या होता था रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, तो यहाँ पे क्या है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है और यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब एनाइन गैप किन्होंने खुद दिया हुआ है निकाल के, एनाइन गैप हर जगह निकालना होगा, यहाँ पे इन स्लाइड्स में निकला हुआ है, नॉर्मली एनाइन गैप निकला हुआ नहीं होगा, आपने खुद निकालना होगा। एनाइन गैप 34 दिया हुआ है, हाई एनाइन गैप है, सो वी विल चेक फॉर डेल्टा रेशियो। डेल्टा रेशियो के लिए हम क्या करेंगे 34 माइनस 12 डिवाइडेड बाय, वही फार्मूला याद रख लेना है डेल्टा रेशियो का, डिवाइडेड बाय 24 माइनस बाइकार्बोनेट कितना है 14। यहाँ पे कितनी आ रही है 2.2 डेल्टा रेशियो आ रही है। 2.2 डेल्टा रेशियो का ये मतलब है 2 से ज़्यादा है। तो जब डेल्टा रेशियो ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ क्या क्या होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी होगा। तो दिस इज़ अ केस ऑफ ट्रिपल डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी है क्योंकि अंडर कंपनसेशन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है एज वी कैन सी फ्रॉम द रिपोर्ट, एंड ड्यू टू हाई एनाइन गैप हाई डेल्टा रेशियो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी है। तो ये जो ब्लू वाला आंसर है दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह हमने केसेस करने होंगे। हम अभी 2 और केसेस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम एल्कलोसिस पीएच 7.4 से बढ़ा हुआ है, PCO2 40 से बढ़ा हुआ है, दोनों बड़े में, तो ये हो गया मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया। कंपनसेशन हमने चेक की बाइकार्बोनेट की। जब हम कंपनसेशन हम चेक कर रहे हैं तो हमको मिलता है कि अगर हम 34 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें और हम उसमें 8 ऐड करें तो आंसर आता है 59 है। ओवर कंपनसेशन है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। मैंने क्या कहा था कि डबल डिसऑर्डर होगा, इट कैन आइदर भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देख के ही पता चल गया क्योंकि पीएच बढ़ा हुआ है एंड PCO2 भी बढ़ा हुआ है, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या है एक ओवर कंपनसेशन है, ये तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस प्लस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एनाइन गैप यहाँ पे काफ़ी लो है तो हम यहाँ पे डेल्टा रेशियो नहीं निकालेंगे। अब हम कर लेते हैं एक और केस। आई होप ईजिली समझ में आ रही हूँ चीज़ें। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट केस फॉर दिस वीडियो। पीएच बढ़ा हुआ है, एल्कलोसिस, PCO2 कम है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, बाइकार्बोनेट दिया हुआ है 22, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। क्या किया हमने यहाँ पे निकाली कंपनसेशन। अंडर कंपनसेशन ही आ रही है, देख के ही पता चल जाएगा। वैसे 22 इंटू 1.5 जब करेंगे तो वही आंसर 21 से बड़ा आ रहा है, लेकिन है +8 भी कर दे तो 41 आ रहा है। 21 CO2 दिया हुआ है, 41 तक होना चाहिए था। अंडर कंपनसेशन है, देख के भी रिपोर्ट से पता चल रहा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। एनाइन गैप यहाँ निकालेंगे, एनाइन गैप हर जगह निकालना है। एनाइन गैप कितना है 24 है। हाई एनाइन गैप पे तो हम चेक कर लेंगे डेल्टा रेशियो। डेल्टा रेशियो का फॉर्मूला लगाया तो हमने क्या किया 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाय योर क्या कहते हैं 24 माइनस 22, क्योंकि बाइकार्बोनेट की वैल्यू यहाँ दी हुई है 22। एनाइन गैप काफ़ी डेल्टा रेशियो काफ़ी हाई आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी होगा, एज वी कैन सी फ्रॉम द आंसर कि इट इज़ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो आई होप ये केसेस सही से समझ में आ गए और बाकी केसेस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड थैंक यू।